गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में मौर्योत्तर काल में हम लोग सोसाइटी पे बात कर रहे थे, है ना। और मौर्योत्तर काल में ही हम लोग उससे पहले एक राजनीतिक परिचय हमने लिया था अलग अलग राजवंशों का। उस राजनीतिक परिचय में भी सांस्कृतिक परिचय ही अधिक था, है ना। और अर्थव्यवस्था पे बात हुई थी आपसे। अर्थव्यवस्था पे भी जो पॉइंट्स हमने बनाए थे वो एक तरह से कंबाइंड पॉइंट्स ही बनाए थे हमने। पूरे सभी राज्यों से जुड़े हुए एग्जाम्पल इसमें हम ले रहे थे। हम एक आइडिया सा बना रहे, ठीक है ना, एक रिदम सा बना रहे आपका। सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे आपसे हम, और सोसाइटी के बारे में जो आपको जानकारी दी गई थी, है ना, उसमें पहला पॉइंट हमने लिया था वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा वगैरह वैसे ही बना रहा। शुंग शासकों को, सातवाहनों को वर्ण आश्रम व्यवस्था का रक्षक ऐसा साहित्य में कहा गया है। इसका मतलब शासकों के द्वारा कोशिश की जा रही कि पुरानी व्यवस्था बनी रहे। सुदूर दक्षिण में भी यानी चीर चोल पांडे के समाज में भी वर्ण व्यवस्था के प्रचलन की हमें जानकारी मिलती है। और जो विदेशी शासक वगैरह आए थे भारतीय समाज में, ठीक है, उन्हें अधम क्षत्रिय यानी निम्न श्रेणी के क्षत्रिय के रूप में क्षत्रिय में ही कहीं ना कहीं समाहित। अब चूंकि यहीं रह गए हैं तो किसी न किसी उनको भी एक वर्ण वाली पहचान, यहीं का धर्म, यहीं की भाषा, यहीं की व्यवस्था, शासक वर्ग के रूप में तो ऑब्वियस शासक वर्ग के रूप में उन्हें समाहित किया गया, उनका जिक्र मिलता है ना। तो ये बात आपसे कर चुके थे हम लोग। सोसाइटी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था, आपको याद होगा शुरुआती क्लास में ही, कि उसमें हम लोग परिवार के बारे में, खान पान, आवासीय संरचना, शिक्षा, अंतिम संस्कार, इन सब बिंदुओं पे भी बात हम करते हैं। उसमें महिलाओं की दशा, है ना। तो उसी क्रम में आगे जैसे हम देखेंगे हम कि वर्ण व्यवस्था तो ऐसा ही है, क्योंकि जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ेगा वैसे वैसे जातियों की संख्या या पूजा पाठ की जितनी पद्धति आएगी उतनी जाति कहला मतलब बनने लगेंगे आप। तो हर काल में जातियों की संख्या बढ़ती जाएगी, ये भी फिक्स है। हर एक काल में नए नए मतलब नाम नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट एक नॉर्मल सा फीचर है, ठीक है। जैसे जैसे शिल्प बढ़ता जाएगा हर शिल्प वाले एक जाति कहलाएंगे। पूजा पाठ की कोई नई पद्धति आ गई तो वो भी एक जाति हो जाएगी। ब्राह्मण वर्ण में भी न जाने कितनी जातियां हैं ब्राह्मणों में, उसमें भी एक दूसरे से विवाह कई जगह तो वर्जित भी है। भाई ये निम्न कुल वाले ब्राह्मण है, ये उच्च कुल वाले ब्राह्मण है, आपके यहाँ रिश्ता नहीं होता है तो आपके यहाँ रिश्ता होता है, ठीक है। बहुत झोल है मतलब समाज में, है ना। कहाँ रिश्ता होता है, कहाँ रिश्ता नहीं होता है, बड़ी समस्याएं हैं उसमें, ठीक है ना। तो उन्हीं से बिंदुओं पे थोड़ा बहुत बात करेंगे। और महिलाओं की दशा में देखेंगे कि कोई बहुत सुधार जैसी चीज तो दिखेगी नहीं हमको। सातवाहन काल में थोड़ी सी सकारात्मक आपको ये दिखेगी कि शासकों के नाम में उनकी माँ का नाम, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी वगैरह, है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलामावी, है ना, यज्ञ श्री सातकर्णी, ऐसे नाम मिलने शुरू हो जाएंगे। सुदूर दक्षिण में भी संगम साहित्य से पता चलता है कि महिलाओं की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। जो विधवा होती थी उनके सिर जो है मुंडित कर दिए जाते थे, ठीक है। तो कोई बहुत अच्छी जानकारी तो नहीं मिलती है सुदूर दक्षिण में भी महिलाओं की दशा के बारे में, है ना। तो इन्हीं सब कुछ कुछ बातों को जरा हम पेन डाउन कर लेते हैं। आगे लिखें आप जरा, उससे आगे लिखें आप कि देखिए, जातियों की संख्या में वृद्धि, जातियों की संख्या में वृद्धि, कॉमा देकर लिखेंगे इसमें आप, शिल्पों की संख्या में वृद्धि, शिल्पों की संख्या में वृद्धि, बड़ी संख्या में
विदेशियों को भारतीय समाज में समाहित किए जाने के कारण विदेशियों को भारतीय समाज में समाहित किए जाने के कारण इत्यादि। ठीक है, सेट है सब लोग। अब तो अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड मॉर्निंग कर दूं एक बार मैं अलग से, है ना। स्क्रीन पे दिख रहे हैं मुझे सुषमा, नारायण, टीना, इंदु और कोई एक सिंह करके दिख रहे हैं मुझे, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, महिलाओं की दशा भी पूर्ववर्ती काल की तरह महिलाओं की दशा भी पूर्ववर्ती काल की तरह, कौमा, संभवतः सातवाहन कालीन शासकों के नाम से उच्च वर्गीय महिलाओं के बेहतर स्थिति का आभास मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देके बताया, गौतमी पुत्र, ऐसा अनुमान है कि भाई शासकों के नाम में माँ का नाम लगा होता था, या हो सकता है पहले कभी मातृसत्तात्मक समाज रहा हो, एक अलग राज्य की स्थापना के पहले, यानी महिलाओं का अधिक सम्मान रहा हो। ठीक है, ऐसा अनुमान व्यक्त किया जाता है ना। इसी में लेकिन सुदूर दक्षिण में भी महिलाओं की दशा बेहतर नहीं थी। विधवा महिलाओं के सिर के मुंडित किए जाने का उल्लेख मिलता है। मुंडित किए जाने का उल्लेख मिलता है। आगे लिखें आप, भौतिक साक्ष्यों से उन्नत आवासीय संरचना की जानकारी मिलती है। उन्नत आवासीय संरचना की जानकारी मिलती है। ठीक है, मकानों के निर्माण में बड़े पैमाने पर पक्की ईंटों के प्रयोग किए जाने के साक्ष्य भी। पक्की ईंटों के बड़े पैमाने पर प्रचलन के साक्ष्य भी। कई मंजिला इमारतों के साक्ष्य मिल रहे हैं, पक्की ईंटों का खूब प्रयोग हुआ है शहर में, खास करके इससे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट लिखें, पूर्ववर्ती काल की तरह ही शाकाहार एवं मांसाहार खान पान में प्रचलित
ठीक है, कॉमा देके लिखो इसमें। देखिए, सुदूर दक्षिण में अतिथियों को विशेष सम्मान दिए जाने का उल्लेख साहित्य में पता चलता है कि भाई सम्मान खूब दिया जाता था अतिथि को। एक परंपरा तो है ही भारतीय समाज में, बट संगम साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है अलग से। ठीक है, कॉमा लेकर लिखें। रोमन व्यापार एवं मध्य एशियाई संपर्क के कारण नए प्रकार के बर्तनों का भी प्रचलन ठीक है, नए प्रकार के बर्तनों का भी प्रचलन। जैसे हमने बताया था आपको, टोंटी वाले एक बर्तन का उल्लेख किया था हमने, है ना, आर्य शर्मा नाम देते हैं। और एक अर्रेटाइन मृद भांड, 2 हत्थे कलश, ये सब ना देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रहे हैं हमें इस दौर में। आगे लिखें आप। मध्य एशियाई संपर्क के कारण पहनावे में भी कुछ नए तत्वों के प्रचलन के साक्ष्य जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कल मैंने बताया था आपको। ठीक है, वो सिर्फ एग्जाम्पल ले लीजिएगा, है ना। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ना, कि जैसे किसी काल में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस। ठीक है, तो वो स्पेशली वो वैसा कोई भी एग्जाम्पल हो ना, तो एग्जाम्पल तो रहते ही हमारे सामने नजर में, बस उसको यूज करने वाली बात होती है। अच्छे लेखक की किताब में क्या होता है, कुछ मतलब उस तरह की बातों को छोड़ दे जो विवाद को जन्म देता है, वो बहुत प्रिसाइज, कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को बता ले जाते हैं। हम किसी भी बड़े पैराग्राफ में से चाहे ना, तो 4-5 पॉइंट्स तो किसी बड़े पैराग्राफ में से कुछ भी निकल आते हैं लिखने के लिए। क्योंकि उनके लिए क्या होता है, उनके लिए घटना एक पिक्चर की तरह होती है, वो देख रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं वाली बात है। इतना अध्ययन होता है उनका, मतलब मौलिक लेखन है उनका, मौलिक अध्ययन है उनका। ठीक है, तो अब जैसे आपने यदि रीडिंग करी तो आपने देखा होगा कि मध्य एशियाई संपर्क के कारण भारत में घोड़े का, अश्वारोही का प्रचलन खूब हुआ। लगाम, जिन, घोड़े के साथ साथ जो और तत्व चलते हैं वो सब भी धीरे धीरे प्रचलन में, मतलब। ठीक है, तो वो सब भी कहीं ना कहीं या तो महत्व बढ़ रहा है या नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो सोसाइटी में वो भी, जैसे घुड़सवारी की परंपरा अधिक लोकप्रिय हुई, तो वो भी एक पहलू हो जाता है इस तरह से एग्जाम्पल में। आगे लिखें। लिखें, शैक्षणिक गतिविधियां भी पूर्ववर्ती काल की तरह नेक्स्ट लिखें आप। अंतिम संस्कार के रूप में दाह संस्कार अधिक लोकप्रिय। अंतिम संस्कार के रूप में दाह संस्कार अधिक लोकप्रिय।
कॉमा लेके लिखे सुदूर दक्षिण में पत्थरों के साथ दफनाए जाने की परंपरा भी प्रचलित। सुदूर दक्षिण में पत्थरों के साथ दफनाए जाने की परंपरा भी प्रचलित। जो महापाषाण संस्कृति की विशेषता होती है वो अभी भी प्रचलन में है। नोट करके लिखें आप। देखिए, इस काल में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन सभी धर्मों का विकास, ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन सभी धर्मों का विकास, कॉमा सभी धर्मों को राजकीय संरक्षण, कॉमा विदेशी शासकों के द्वारा भी भारतीय धर्मों को संरक्षण, शासकों के द्वारा भी भारतीय धर्मों को संरक्षण, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। इसी में लिखे सुदूर दक्षिण में भी ब्राह्मण धर्म का प्रचलन, जैसे शिव, कृष्ण, इंद्र, मुरुगन या सुब्रमण्यम, इत्यादि देवताओं की आराधना, मुरुगन या सुब्रमण्यम इत्यादि देवताओं की आराधना, ठीक है। देवी पूजा भी प्रचलित थी बट कम महत्व था देवियों का। कॉमा देकर लिखें यज्ञ, कर्मकांड इत्यादि का भी प्रचलन, यज्ञ, कर्मकांड इत्यादि का भी प्रचलन। ठीक है। जैसे कभी सोसाइटी में आपको लिखना हो तो आप इस पहलू को भी आप समाहित कर देंगे आप, है ना। जैसे कभी अचानक से कुछ सातवाहनकालीन संस्कृति पे मान लो सवाल आ गया, मैं भी जब एंड करूंगा टॉपिक तो पूरा एक फ्रेम बना दूंगा मैं। हम ऐसे कोई संभावनाओं को खारिज तो कर नहीं सकते कि नहीं आएगा संस्कृति पे सवाल। राजनीति पे हमने कहा नहीं आएगा सवाल, जो बहुत महत्वपूर्ण है वहां से सवाल आएंगे, जैसे अशोक की बात कर ली हमने, है ना। बट संस्कृति की संभावनाओं को जल्दी खारिज हम नहीं करेंगे, है ना। तो उसमें जैसे मान लो हम सतवाहनी लिख रहे तो बता देंगे हाँ ब्राह्मण धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी संरक्षण, एक पॉइंट हमारा ये भी हो जाता है उसमें लिखने के लिए, है ना। उस मकसद से सुदूर दक्षिण का अलग से एक पॉइंट कुछ न कुछ ऐड कर दे रहे हैं हम। एक पॉइंट और लिखो आप, लिखे साक्ष्यों से संस्कृत, प्राकृत, तमिल, इत्यादि विभिन्न भाषाओं के प्रचलन, संस्कृत, प्राकृत, तमिल इत्यादि विभिन्न भाषाओं के प्रचलन, और इन भाषाओं में साहित्य के भी साक्ष्य, इन भाषाओं में साहित्य के भी साक्ष्य, है ना, मिलते हैं। तो सोसाइटी में कभी लिखने के लिए आपके पास एक ये भी आइडिया रहेगा कि संस्कृत में भी अभिलेख जारी हो रहा है। हमने बताया जैसे रुद्रदामा का ही अभिलेख एग्जाम्पल के तौर पे,
ठीक है। और कुछ कुछ बातों को भी कर लेंगे आपसे हम अलग से, और भी जैसे प्राकृत में गाथा सप्तशती की रचना की गई है, एक सतवाहन शासक है हाल, संगम साहित्य पूरा तमिल में है, असुघोष की रचनाएं हैं संस्कृत में है, ठीक है। तो चरक की रचनाएं, जो मतलब विद्वानों के कुछ नाम हमने बताए थे, वो सब संस्कृत में ही रचनाएं हैं, नागार्जुन की रचनाएं हैं। तो संस्कृत तो है ही, संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और तमिल में भी, तो भाषाई विविधता के भी साक्ष्य में। तो ये हो गया आपका मौर्योत्तर कालीन समाज से जुड़ी हुई सामान्य। एक जैसे हमने जानकारी दी थी आपको कि एक यहां पे जो साहित्य लिखे गए हैं सुदूर दक्षिण में, उसे संगम साहित्य कहते हैं। 2013 में एक सवाल पूछा था, संगम साहित्य के आधार पर समाज और अर्थव्यवस्था को, समझ में आ रही बात? क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, संगम साहित्य के आधार पर, ताकि एक साहित्य का रेफरेंस हो गया। हम जो किसी भी काल के बारे में जानते हैं तो दो ही आधार होता है, या तो साहित्य होता है, पुरातत्व होता है। जहां साहित्य नहीं था वहां तो आधार ही पुरातत्व था, जहां साहित्य है वहां 90% से अधिक बातें हम साहित्य के आधार पर ही जानते हैं। वैदिक काल से शुरू हो गया है, तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, उसका आधार ही मैक्सिमम साहित्य। समझ में आ रही बात सभी को ना? किताबों में जो बात कही गई है उसको आधार बना के लेखक लिखते हैं, तभी तो कह पा रहे थे ये था प्रचलित। संभवतः शब्द थोड़े थोड़े गायब हो गए हैं, मतलब है ना। पुरातत्व होता तो संभवतः, शायद, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा हम कह सकते हैं, या माना जा सकता है, ऐसे 8-10 शब्दों का यूज करते थे राइटिंग में। क्लियर सभी को ना? 13 में ही सवाल आया था, तो ये सवाल अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी उस समय के लिए, कि किसी काल की सोसाइटी इकोनॉमी मेंस में पूछा जाएगा लिटरेचर के आधार पे। यही एक क्वेश्चन जो समझ लो एक तरह से आई ओपनर था, एकमात्र क्वेश्चन जिसको देखने के बाद, हालांकि स्ट्रेटजी तो यही थी पढ़ाने की 13 में भी, बट उसके बाद पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि इसी स्ट्रेटजी पे आगे और कुछ छोड़ना नहीं है वाली स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो जो क्लास जो डिजाइन फिर उसके बाद जो प्रॉपर तरीके से डिजाइन हुआ पहले साल के क्वेश्चन के बाद, कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, फिर तो कुछ भी पूछ सकती है वो। तो हम किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहें। इसलिए हमने कहा कि सातवाहन पूछे तब, कुषाण पूछे तब, शक पूछे तब, विदेशी आक्रमणकारी पूछे तब, सुंग, कुछ भी पूछेगा आपसे, आप केवल चित्त स्थिर करके कॉपी को पढ़िए। ठीक है, चित्त को स्थिर करके केवल कॉपी को पढ़ते रहिए, उसमें बहुत सारी बातें समाहित हैं उसके अंदर। ठीक है, और एक खाका में बना के भी दिखा देता हूं, जरा एक बार आर्ट आपको पढ़ा दूं मैं। लिखें आप, कला। कला में हमें एक तो लेना है स्थापत्य के बारे में, कला में चर्चा होगी स्थापत्य के बारे में, ठीक है अभी, और एक मूर्ति कला है ना। चित्रकला भी है, बट हम इसकी बात नहीं करने जा रहे हैं अभी हम, है ना। इसके बाद वाले चैप्टर में बात करेंगे हम। एक ही साथ अजंता से मौर्योत्तर काल के भी मिलते हैं, गुप्त काल के भी मिलते हैं, गुप्तोत्तर काल के भी मिलते हैं। तो अजंता कला अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, अजंता चित्रकला भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो उसको उसी हिसाब से एक साथ इकट्ठे फ्रेम कर देंगे हम। बट आपसे पूछा जाए मौर्योत्तर काल में कला, तो स्थापत्य भी है, मूर्ति कला भी है, और चित्रकला भी, मतलब ब्रॉड हम बात करें तो। स्थापत्य की बात करेंगे हम। स्थापत्य की बात करेंगे हम। स्थापत्य में 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है यहां पे। एक स्तूप, दूसरा चैत्य, और तीसरा विहार। मंदिरों के भी साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई भी मंदिर
कि इमारतें ऐसी नहीं है जो बहुत ध्यान खींच पाए। छोटे मोटे चबूतरा जैसा कुछ बना हुआ है, छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे पूजा वगैरह के उल्लेख मिलने शुरू हो जाते हैं मौर्योत्तर काल में। गुप्त काल के जो मंदिर होते हैं वो ध्यान ज्यादा खींचते हैं हमारे, तो वहीं पे बताएंगे आपको जब गुप्त काल में मंदिर, तो मौर्योत्तर काल में इसकी शुरुआत हो गई थी, इससे रेफरेंस देंगे हम। ये 3 है, स्तूप, चैत्य और विहार। मूर्ति कला में भी 3 है, गंधार, मथुरा और अमरावती। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। यूपीएससी में मेंस में इसे 2 बार सवाल भी आ चुका है, 2013 से 21 के बीच में। मूर्तिकला से मेंस में 2 सवाल भी आ चुका है ना। चित्रकला की बात करें हम, पेंटिंग की बात करें तो बस केवल लिख लीजिए आप, अजंता से हमें जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। सातवाहनों के समय की जानकारी मिलती है हमें ना। सातवाहन कालीन जानकारी मिलती है हमें, ठीक है। अब पहला लेते हैं हम लोग, स्तूप की बात करते हैं हम। देखिए आप, स्तूप स्थापत्य। स्तूप स्थापत्य में भी अलग अलग बात करेंगे हम। पहला हम लेंगे सुंग। कालीन स्तूप। आपको बताया था कि जैसे एक ऐसा आरोप लगता है कि पुष्यमित्र सिंह बौद्ध विरोधी था, बट ऐसा देखा गया ओवरऑल सुंग काल में भी स्तूपों का निर्माण, ऐसा नहीं कि शासक ने किया कि नहीं किया, इसकी बहुत जानकारी नहीं मिलती है। अशोक ने किया इसकी जानकारी तो मिलती है, बट बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं वो जैन और बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। राज्य के इनकम का एक बड़ा सोर्स है। ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं। देखो, छुआछूत के एग्जाम्पल मिल रहे हैं तो हम पढ़ भी रहे हैं, कहते भी अमानवीय प्रथा है, बट ऐसे कम एग्जाम्पल मिलते हैं कि धार्मिक टकराव को बहुत ज्यादा बढ़ावा कभी एक अच्छी बात रही है भारतीय समाज की। जिसके एग्जाम्पल है उसकी तो बात करते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल मिलते नहीं है हमें सोर्स में। एक अच्छा साइन माना जा सकता है भारतीय समाज का, जो हमारी परंपराएं हैं पुरानी, है ना। तो सुंगकालीन स्तूप के बारे में लिखें आप। देखिए, सुंग शासकों ने या सुंग शासकों का संबंध ब्राह्मण वर्ण से था। लेकिन इस काल में अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान किया क्या? प्रदान किया गया, और संरक्षण प्रदान किया गया, और स्तूपों के निर्माण एवं पुनः निर्माण की भी जानकारी मिलती है। आगे लिखें, मौर्यकालीन कुछ स्तूपों का पुनः उद्धार। पुनः उद्धार जैसे सांची के स्तूप में, पुनः उद्धार जैसे सांची के स्तूप के तोरण एवं रेलिंग, तोरण एवं रेलिंग में पत्थरों का प्रयोग। आगे लिखें, सांची, नेक्स्ट लिखें आप, सांची भरहुत, सांची भरहुत
मध्य प्रदेश में पड़ता है ये जगह भी, है ना, इत्यादि स्थलों पर स्तूपों का भी निर्माण, नए स्तूपों का भी निर्माण ठीक है। अब जैसे फैलाना हुआ हमें, तो इस पूरा स्तूप स्ट्रक्चर बना के यहां रख देंगे हम। ये छत्र है, ये हर्मिका है, ये अर्धगोलाकार ढांचा है, ये मेधी है, ये तोरण है। मतलब यदि फैलना है तो, नहीं फैलना है तो हो गया बस, रेफरेंस के तौर पे। फिर ये परंपरा चलती रही इस काल में भी, ठीक है। एक और पॉइंट लिखें आप, स्तूपों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रतीकों के रूप में अंकित किया गया। जीवन की घटनाओं को प्रतीकों के रूप में अंकित किया गया। अब एग्जाम्पल जैसे समझिएगा आप, जैसे बुद्ध के जन्म की जब भी बात होती है तो कमल, हाथी, ठीक है ना, ये सब सिंबल माने जाते हैं उनके जन्म के। उनकी मां को स्वप्न आया था, उससे जुड़ा हुआ माना जाता है, मतलब कि भाई तो बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ स्वप्न है वो, है ना। जैसे घोड़ा है तो गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है ना, या पदचिन्ह वगैरह को भी, ठीक है। पीपल का वृक्ष है या चक्र है, इन सबको ज्ञान का प्रतीक माना गया, उनका एनलाइटनमेंट का प्रतीक माना गया ना। तो बुद्ध की आकृति नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। उनके जीवन की घटनाओं को प्रतीकों के रूप में स्तूपों पर उकेरा जाएगा। ध्यान रहेगा, कमल, हाथी, तालाब, ये सब उनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। उनकी मां के स्वप्न में कि भाई कोई पर्वत है, कोई सरोवर है, हाथी उनके घर में प्रवेश कर रहा है, कमल का फूल खिल रहा है ना, ऐसे करके, मतलब कमल का फूल तो खिल ही रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब भाजपा का प्रतीक भी है कमल का फूल, तो मैं कह रहा हूं कमल का फूल तो खिल ही रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये सब सिंबल माना गया है। घोड़ा जैसे है ना, रथ है, या चरण पादुका वगैरह उनके बने रहते हैं, वो सब गृह त्याग या तपस्या का वो प्रतीक माना गया है ना। पीपल का वृक्ष है, चक्र है, चक्र पहला उपदेश, धर्म के प्रचार का प्रतीक माना जाता है। स्तूप अपने आप में प्रतीक है शरीर त्याग का उनका, बट स्तूप के जो रेलिंग होते हैं ना, चारों तरफ दीवारें, तोरण, उस पे जीवन की घटनाओं को प्रतीक के रूप में। अब देखो, सुंग काल की अवधि कब से कब तक है? 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी, लगभग 100 साल था, 185 बीसी से 75 बीसी। और महायान बौद्ध धर्म का आविर्भाव कब हुआ? 1st सेंचुरी एडी में, कनिष्क के शासनकाल में, 78 ईस्वी, और उसके बाद ही हुआ होगा। तो महायान के साथ ही बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनने लगेंगी। उसके पहले कुछ भी बनेगा ऐसा तो उसमें आपको प्रतीक के रूप में ही दिखेंगे बुद्ध। उसके बाद भी जो हीनयानी होगा, कोई चीज वहां प्रतीक दिखेगा आपको, जो महायानी होगा वो मूर्ति के रूप में आपको, मतलब बुद्ध का चित्रण किया जाएगा। कल जैसे मैं कह रहा था आपको कि थोड़ा कालखंड का बस केवल आइडिया रखने से ठीक रहता है, कब से कब किसका शासन रहा, मोटी मोटी बातें। तो यहां प्रतीक के रूप में, ठीक है। और सबसे पहले सुंगू नहीं उकेरा, चूंकि आगे जो और भी पढ़ेंगे हम, सातवाहन वगैरह भी, तो सातवाहन को भी स्टेब्लिश होने में टाइम लगा। सुंगू ने ही सबसे पहले इस काम किया है उत्तर भारत में, प्रतीक के रूप में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को अंकित करने की शुरुआत, परंपरा जो है। अब लिखे सातवाहन कालीन। पहला पॉइंट लिखे हैं, सतवाहन
शासकों के संरक्षण में बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण, जैसे अमरावती, नागार्जुन कोंड, जगईपेट, भट्टीप्रोलु, जगईपेट, भट्टीप्रोलु इत्यादि। जगईपेट, भट्टीप्रोलु इत्यादि, है ना। ये सब के सब जगह जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये सारी जगह आंध्र प्रदेश में है। और अमरावती और नागार्जुनकोंड दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। अमरावती का पुराना नाम रहा है धान्यकटक और इसका रहा पुराना नाम विजयपुरी, नागार्जुनकोंड का। वर्तमान आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बनाई जा रही है वो अमरावती में ही बनाई जा रही है। मतलब बहुत ही नियोजित तरीके से, भव्य तरीके से सांस्कृतिक धरोहर को संभालते हुए, ठीक है, अमरावती में निर्माण कार्य चल रहा है ना। तो सांस्कृतिक रूप से बड़ा रिच जगह है। तो ये सब वहीं पे है। और ये अमरावती, नागार्जुनकोंड दोनों कृष्णा नदी के नीचे आपको दिख जाएंगे। देखो कुछ नाम, जैसे ये सब नाम आपको किताब में नहीं मिलेंगे। ये कुछ कल्चर की और सब किताबें वगैरह रहती हैं, वहां से कुछ किसी न किसी कारण से न्यूज में आता रहता है तो नाम ले लेते हैं, संख्या, जो कि कल्चर का इन्फॉर्मेशन थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम। बट अमरावती, नागार्जुनकोंड आपको मिल जाएगा, दिख भी जाएगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। तो स्तूपों का निर्माण आंध्र वाले क्षेत्र में मिल रहा है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में नहीं अभी, है ना। आगे लिखें आप। इन स्तूपों पर हीनयानी एवं महायानी दोनों विशेषताएं हीनयानी एवं महायानी दोनों विशेषताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हीनयानी विशेषताएं क्या होंगी स्तूपों पे? अंकन, बुद्ध के जीवन की घटनाओं का प्रतीक के रूप में भी और मूर्ति के रूप में भी अंकन। आगे लिखें आप कि स्तूपों के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग, तथा स्तूपों के चबूतरे का आकार अधिक व्यापक एवं स्वतंत्र स्तंभों का भी निर्माण, एवं स्वतंत्र स्तंभों का भी निर्माण। जो स्वतंत्र स्तंभ लिखा है आपने, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आयक। उसको आयक कहा गया है। अमरावती से इसके एग्जाम्पल मिलते हैं, है ना। आयक स्तंभ या आयक के एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है। स्वतंत्र स्तंभों का भी निर्माण, सेम स्ट्रक्चर है जो स्तूप की संरचना होती है। अब कुछ बात क्या, संगमरमर का यूज किया गया है। एक जानकारी ये हो गया, जो चबूतरे का आकार है मेदी का वो थोड़ा बड़ा है और उस पे अलग अलग जैसे स्तंभों का भी एक सिंबल के तौर पे लिया गया है। हमें स्वतंत्र स्तंभों के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो शुंगकालीन स्तूप, सातवाहनकालीन स्तूप। देखें आप कुषाणकालीन स्तूप,
कुषाण कालीन स्तूप। देखिए पेशावर, पेशावर, चरसद्दा, पेशावर, चरसद्दा, कपिसा, चरसद्दा, कपिसा, कनिष्कपुर, कनिष्कपुर, सुई विहार, नागरहार, ये सब स्थल या तो पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है। नागरहार अफगानिस्तान में था, है ना। इत्यादि स्थलों से कुषाण कालीन स्तूपों के साक्ष्य ठीक है। अगला पॉइंट लिखे, इन स्तूपों पर महायानी प्रभाव, महायानी प्रभाव, कौमा विशालता एवं अलंकरण को अधिक महत्व दिया गया। विशालता यानी विशाल इमारतें बनाई जाएंगी, अलंकरण को अधिक महत्व दिया गया। ठीक है। स्तूपों के दीवारों पर बुद्ध और बोधिसत्व, महायान में बोधिसत्व भी आ जाएगा, उनको मूर्तियों के रूप में या उनके जीवन की घटनाओं को सबको उकेरा जाएगा। अलंकरण में ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है। तो मौर्य काल में स्तूप, फिर मौर्योत्तर काल में जो एविडेंस हमें मिलते हैं वो हमने बता दिए आपको। सारे स्थल आपने ध्यान याद नहीं रखने की, एकदम याद रहे, पढ़ने के दौरान बस जगहों से थोड़ा परिचय रहे आपका। किसी भी स्थल का पूरा, जैसे अमरावती का पुराना नाम धान्य कटक है, इसका पुराना नाम हमने बताया विजयपुरी है ना। पुराना जो नाम है वो खास करके कभी कहीं मौका मिल जाए तो ध्यान रख लीजिएगा पढ़ने के दौरान। ऑब्जेक्टिव में इसकी संभावना है कि कभी आपको कोई क्वेश्चन बहुत आसानी से 2 नंबर का मिल जाए। 12-15 ऐसे नाम मिलेंगे आपको जो पढ़ते पढ़ते आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप मौका रहेगा। नाम पे बहुत जोर है, मतलब नाम बदलने को लेकर के, है ना। तो कब कौन सा नाम क्या हो जाए, मतलब वहां, ठीक है। तो ये भी कहना है ना। ये हो गया आपका स्तूप। अब आप लिखें आगे चैत्य। बौद्धों के पूजा स्थल के लिए चैत्य वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, मैं बता रहा हूं अब इसके बारे में। आप पहले लिख लीजिए आप जरा चैत्य के बारे में। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। सर्वप्रथम मौर्योत्तर काल में ही बड़ी संख्या में चैत्यों के निर्माण की जानकारी मिलती है। ब्रैकेट में लिख लें, अधिकांशतः सातवाहनों के अधीन या सातवाहनों के काल में, अधिकांशतः सातवाहनों के काल में। ठीक है, मौर्योत्तर काल में इसकी जानकारी मिलती है, उसके पहले नहीं मिल रही हमें। अधिकांशतः सातवाहनों के काल में, इसी में लिखें
सातवाहनों के पश्चात भी कुछ चैत्यों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। के पश्चात भी कुछ चैत्यों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे एलोरा वगैरह में चैत्य बनेंगे, अभी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। तो आगे भी थोड़ी परंपरा रही है, बट मेन इसी समय सबसे ज्यादा चैत्य बना है सातवाहनों के शासनकाल में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें आप। चैत्य स्थापत्य का विकास पूजा केंद्र के रूप में हुआ। पूजा केंद्र के रूप में हुआ। देखें, बौद्ध भिक्षु वर्षावास के दौरान या वर्षा के मौसम में कुछ महीनों तक एक ही स्थलों पर रहते थे। संभवतः उसी दौरान चैत्य की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। दो प्रकार के चैत्य गुफाओं को काटकर चैत्यों का निर्माण तथा संरचनात्मक चैत्य। ठीक है, संरचनात्मक चैत्य पत्थरों से, ईंटों से जो बनाया जाता है। एक होता है पहाड़ों को काट कर बनाया जाता है ना। देखिए, चैत्य स्थापत्य की विशेषताएं। देख ले, सामान्यतः एक विशाल हॉल हॉल के अंतिम छोर पर स्तूप, अभी मैं एक आइडिया दूंगा आपको मैं। हॉल के अंतिम छोर पर स्तूप, कॉमा, देखिए, प्रवेश द्वार या तोरण, प्रवेश द्वार या तोरण घोड़े के नाल की तरह, कॉमा, छत भी घोड़े के नाल के जैसा, ठीक है, कॉमा देके लिखें। हॉल, जो विशाल हॉल है, हॉल के दोनों तरफ स्तंभों की श्रृंखला,
हॉल के दोनों तरफ स्तंभों की श्रृंखला, कॉमा लेके लिखें इसी में, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ इत्यादि। जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ी इलाका है ना, ठीक है, और यहां पर चैत्य बनाया गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप जैसे लगा लीजिए ये पूरा हिस्सा हो गया आपका, पहाड़ों को काफी मतलब 50 फीट, 60 फीट, 70, 100 फीट तक अंदर तक काट करके एक हॉल बनाया जा रहा है। समझो ये पहाड़ है, काट करके ऐसा हॉल बना दिया गया। बहुत छोटी बात नहीं है उस दौर के हिसाब से, है ना, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो जो हॉल होगा उसके अंतिम हिस्से पे यहां पर स्तूप होगा, ठीक है, और दोनों तरफ स्तंभों की श्रृंखला बनी हुई होगी। मतलब ऐसे पहाड़ों में ही प्रॉपर नेचुरल ही उसको मतलब रॉक को काट करके स्तंभ बनाया गया। दोनों तरफ इधर भी बनी हुई होगी, और आप परिक्रमा ऐसे कर सकते हैं, प्रदक्षिणा पथ हो गया, घूम सकते हैं इसको आप। बाहर है प्रवेश द्वार, जो प्रवेश द्वार का शेप होगा वो इस शेप में बना हुआ है। घोड़े का नाल का जो शेप होता है ऐसा होता है। अंदर का भी जो छत की जो आकृति व्यू बनेगी वो भी कुछ ऐसी बनती है, और प्रवेश द्वार भी बराबर की पहाड़ियों में ऐसा ही प्रवेश द्वार दिखेगा। कभी कभी देखो कि बराबर की पहाड़ियों के लिए चैत्य हॉल भी किसी किताबों में कि भाई इसका प्रभाव आगे भी दिखता है हमें, है ना। तो एक इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर की बात करें हम, तो आप ये समझ लीजिए जैसे ये अर्ध गोलाकार ढांचा हो गया एक स्तूप जैसा आपका, ठीक है, ये मतलब गोलाकार जैसा ऐसा ही बना रहता है, घोड़े के नाल जैसा ही बना रहता है, ये भी उस तरह से बनाया गया है उसको। और यहाँ प्रवेश द्वार हो जाएंगे, यहाँ स्तंभों की श्रृंखला हो जाएगी, ऐसे करके प्रदक्षिणा पथ हो जाएगा। तो स्थापत्य की विशेषताओं में प्रायः जो दिखता है हमें कि क्या क्या चीजें दिख रही हैं उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यही सब बातें मैंने आपको लिखा है, विशाल हॉल, स्तंभों की श्रृंखला, प्रदक्षिणा पथ, एक छोर पे स्तूप, एक जगह प्रवेश द्वार, घोड़े के नाल जैसा प्रवेश द्वार, है ना। क्लियर ना सभी को? आगे लिखें आप, प्रमुख उदाहरण लिख लीजिए आप। पहले लिख लें आप कि एक लाइन और लिख लें, उसके बाद हम लेते हैं प्रमुख उदाहरण कि इस काल में हीनयानी एवं महायानी, हीनयानी एवं महायानी दोनों संप्रदाय से संबंधित चैत्यों के साक्ष्य, दोनों संप्रदाय से संबंधित चैत्यों के साक्ष्य ठीक है, दोनों संप्रदाय से संबंधित चैत्यों के साक्ष्य। अब यहां उदाहरण लिखें, हीनयानी चैत्य के उदाहरण। लिखें भाजा, भाजा महाराष्ट्र में पड़ेगा ये, पितल खोड़ा, भाजा पितल खोड़ा, अजंता, अजंता, ठीक है, कॉमा लेके लिखे, नासिक या पांडव, नासिक या पांडव लेनी, ठीक है, कॉमा, कारले, कारले, यार एक पेन के लिए जरा कहिएगा जरा, है ना, ठीक है, कारले, है ना। कारले जो है
शायद चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। कार्ले जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, मतलब जितने भी चैत्य मिले हैं ना उसमें, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, कलात्मक दृष्टिकोण से इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कन्हेरी इत्यादि कर दीजिए आप। इसमें जैसे कार्ले, कन्हेरी वगैरह तो बहुत पॉपुलर नेम है, भाजा भी पॉपुलर नेम है, नासिक से भी अभी भी एविडेंसेस वगैरह मिलते हैं। पितलखोड़ा उतना नाम जल्दी नहीं सुनाई पड़ेगा आपको, ये सब महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये सब महाराष्ट्र में है। और ये जितने भी चैत्य की बात कर रहे हैं, है ना। आगे लिखें आप जरा, महायानी चैत्य के एग्जाम्पल। लिखे नागार्जुनी कुंड, अमरावती, अजंता, एलोरा, अजंता एलोरा इत्यादि, ठीक है, अजंता एलोरा इत्यादि। और भी जैसे जगाई पेट, भट्टी प्रोलू, ये सब जगह से भी चैत्य हमें मिल रहे हैं। ये जितने भी नाम, अजंता एलोरा तो महाराष्ट्र में पड़ता है, नागार्जुनी कुंड, अमरावती भी हमने क्या बताया, आंध्र में पड़ता है। और हीनयानी भी हमें एलोरा से, मतलब एलोरा से हमें हीनयानी भी मिलता है ना। ऐसे एक आइडिया दे रहा हूं आपको, अजंता एलोरा कॉमन है, ऐसे पूछेगा नहीं हीनयानी मिला आपसे, महायानी मिला है, ये बस सुविधा के लिए। और पेन है ना, है ठीक है, ये सुविधा के लिए हम लोग, ठीक है। कमाल है भाई, पेन आया फिर उसी कलर में लिख रहे हैं, ठीक है। सुविधा के लिए, आपको याद रखने के लिए, थोड़ा साइट्स, कल्चरल साइट्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि एंशिएंट कल्चर में साइट्स की बात करते हैं, आर्कियोलॉजी में हम लोग, पुरातत्व में, तो ना जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आर्ट है ना, वो सबसे ज्यादा रिच रहा है, ठीक है। और गुप्त काल और पूर्व मध्य काल में फिर हिंदू स्थापत्य या मंदिर स्थापत्य आपको वो ज्यादा मिलेगा आपको, है ना, उसकी भी बात करेंगे आपसे हम। अब जहां हीनयानी चैत्य है वहां हीनयानी विशेषता है, स्तूप भी बना हुआ, वहां बुद्ध का अंकन हमेशा प्रतीक के रूप में होगा। जहां महायानी है वहां मूर्तियों के रूप में। ये क्लियर है ना हमेशा आपको? यस, ये एक आइडिया रखिएगा, हीनयानी का मतलब जो हमने बताया था, हीनयान की विशेषता है, और महायानी में वो मूर्तियां बनेंगी महायान में। तो चैत्य स्थापत्य, ठीक है, मैक्सिमम हमें मिल रहा है सातवाहन काल, बाद के कालों में भी बना ही है, जैसे एलोरा बाद के काल में उभर कर आ रहा है सामने, तो बन रहा है ना। आगे लिखें आप जरा, विहार, विहार स्थापत्य। अब देखो, विहार के बारे में आपको परिचय में दे चुका हूं। विहार क्या? रहने की जगह, ठीक है। जैन, बौद्ध, ब्राह्मण सभी भिक्षु रहते हैं विहार में। वैसे जैन भिक्षु सर्वाधिक और बौद्ध भिक्षु, आजीविकों का भी उल्लेख मिला है बिहार के बारे में मौर्य काल में। क्लियर ना? आजीविकों के बारे में भी हम लोगों ने बात की है बिहार को लेकर के। विहार के दो टाइप भी हमने बताए थे आपको, गुफा, पहाड़ों को काटकर, ठीक है, और संरचनात्मक विहार। तो अब तक आप देखोगे, जैसे पहाड़ों को काटकर, हम बात करें पहाड़ों को काटकर, तो हमने चैत्य की बात की और विहार की बात की है। पहाड़ों को काटकर कौन से आर्किटेक्चर स्थापत्य बनाया, जिसे हम रॉक कट आर्किटेक्चर भी हम, ठीक है। तो वो साथ ही साथ वो आपका चल रहा है। वो जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो पहाड़ों को काटकर प्राचीन काल में कौन कौन से स्थापत्य बने, उसकी एक सूची बन जाएगी, ठीक है। बौद्ध हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, सब हैं, ठीक है। अब उसकी क्या है, तो ऐसे
अरेंज होता चला जाएगा, जिसपे राइटिंग आपको करने की जरूरत पड़ती है एग्जाम में। ठीक है। अब हमने भी क्या बताया, जहां भिक्षु रह रहे हैं, पूजा करने कहां जाए तो पास में ही चैत्य बना दिया गया, यानी जहां जहां चैत्य है वहां वहां विहार भी है। ठीक है। तो अलग से आपको विहार के बारे में बहुत कुछ, बौद्ध विहार तो वहीं पे है, लेकिन आप जरा विहार स्थापत्य देखिए। मौर्योत्तर काल में बड़ी संख्या में विहारों का भी निर्माण ठीक है, विहारों का भी निर्माण, कॉमा देकर लिखें, जिन स्थलों से हमें चैत्यों के साक्ष्य मिलते हैं, उसके नजदीक विहारों के प्रमाण भी। ठीक है। जैसे लिख लो आप, अजंता, एलोरा, अमरावती, नागार्जुन कोंड इत्यादि। ठीक है। विहार भी हीन यानी महायानी होंगे जब बौद्ध विहार की बात करेंगे। विहार भी हीन यानी रहने की जगह हो गई वो। लिखो एक और पॉइंट इसमें, अगला पॉइंट, कि बौद्ध विहारों के साथ साथ उड़ीसा से जैन विहारों के भी साक्ष्य मिलते हैं। उड़ीसा से जैन विहारों के भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ियों से। जैसे उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है। उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ियों से। खारवेल का उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं आपसे, तो एक ये भी इसमें ऐड हो गया आपका, है ना। अगला पॉइंट लिखें, विहार स्थापत्य से संबंधित विशेषताएं। लिखें, अपेक्षाकृत संकीर्ण प्रवेश द्वार, कॉमा, मौर्यों की तुलना में इस काल के विहारों का आकार अधिक व्यापक, जैसे कमरे, आंगन, रोशनी के लिए जगह, प्रकाश के लिए जगह इत्यादि। अंतर क्या होगा, थोड़ा आकार बड़ा है इस दौर का। जैसे आपको लिखना होगा तो यहां भी दीवारों की घिसावट की गई है ताकि थोड़ा रहने योग्य बन पाए, जमीन की घिसावट की गई ताकि रहने योग्य बन पाए।
वहां छोटे कमरे हैं तो थोड़े बड़े कमरे, उस समय चमकीली पॉलिश है तो वैसी पॉलिश आपको नहीं मिलेगी इसमें। प्रवेश द्वार भी थोड़ा बड़ा है, कमरों का आकार भी है, कमरों की संख्या भी अधिक है। क्योंकि शुरुआत तो विहार स्थापत्य, गुफा विहार स्थापत्य की शुरुआत कब होती है? मौर्यों के समय। लिखवाया था ना, मौर्य शासक अशोक के समय पहली बार हमें गुफा विहार पहाड़ों को काटकर मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, विहार आगे भी मिलेंगे, है ना। तो एक ना जैसे अलग अलग दौर में भी स्तूप अभी आगे भी मिलेंगे, है ना। देख लिया आपने। तो जहां बौद्ध चैत्य है वहां विहार, सारे नाम यूज कर सकते हो आप, जगई पेट, भट्टी प्रलु, गोली, है ना, जितने भी नाम है सब, पितलखोरा, कारले, कन्हेरी, हर जगह से में विहार के विसाक्ष। बस एक आइडिया रखना है, जो कि उसी की जगह चैत्य बनाया गया था वो। और जैन विहारों की भी बात हमने कर ली कि एग्जाम्पल के तौर पे। यह आपका मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदु, स्तूप, चैत्य और विहार। शीर्षक में लिखें आप, मूर्तिकला, मूर्तिकला, इस काल में यह देखा गया है कि मूर्तिकला के 3 क्षेत्र जो हैं, मतलब एरिया डेवलप हुआ है। अमरावती, मथुरा और गंधार, 3 क्षेत्र डेवलप हुए हैं। उसके आसपास बहुत सारे रीजनल सेंटर भी थे और बड़ी संख्या में बुद्ध की मूर्तियां, तीर्थंकरों की मूर्तियां और हिंदू देवी देवताओं, ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डेवलप होता है इस दौर में। तो कुछ कुछ सामान्य बातें, जैसे गंधार कला से हम शुरुआत करेंगे। हम मान लो अभी गंधार कला की बात करेंगे आपसे, है ना। तुम क्या क्या देखेंगे इसमें? जैसे पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड की बात कर लेंगे थोड़ा इसमें, है ना। और संरक्षक कौन था, है ना। प्रमुख केंद्र, निर्माण सामग्री, विषय, विशेषताएं एवं अन्य, पतन, कुछ भी इस तरह की बात। ठीक है, पृष्ठभूमि, संरक्षक, केंद्र, ऐसे करके 5-6 बातों को हम गंधार वाले क्षेत्र में भी, मथुरा में भी और अमरावती में भी देखेंगे। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा? आप कहीं और बैठ जाइए आप। हाँ, बैठ जाइए। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, स्मार्ट। हमने कहा लिख लिया, तो हाँ लिख लिया, तो अभी नहीं। पता है कि मैं जब मैं बोलता जाऊंगा तो लिखते जाएंगे, है ना। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर सा हो गया आपको। ऐसा आप भी 1-2 पॉइंट और बना सकते हैं इसमें अपना पढ़ने के बाद। चलो, ये 8-9 बातों को हम एक्सप्लेन कर देंगे, हमें लिखना होगा तो, है ना। लिखिए आप जरा पृष्ठभूमि। गंधार का जो इलाका है, ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो हुआ आज पाकिस्तान का, जो पेशावर, तक्षशिला और अफगानिस्तान का जो इलाका है, उन सबको उस समय गंधार एक महाजनपद भी था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। मामा शकुनी का नाम सुना होगा आपने महाभारत में। तो या तो मामा शकुनी है या मामा कंस है। ठीक है ना, पता नहीं अपनी परंपरा में मामा को जो इस रूप में, ठीक है। ठीक है, तो गंधार से उनका गांधारी भी रही है, जिन्होंने पट्टी बांधा था धृतराष्ट्र की पत्नी के रूप में, है ना। और देखिए आप जरा पृष्ठभूमि में,